Hello, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir. I'm from A1 Coaching. तो क्लास 11th में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे बच्चों। क्लास 10 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया आप लोगों का, तो मैंने देखा और बहुत से बच्चों ने इंस्टाग्राम पे बताया भी, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया। उस सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे और जो मुझसे नहीं भी पढ़ रहे थे या पहली बार चैनल पे हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11 का सिलेबस। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 का अकाउंट्स, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। स्टार्टिंग में ही बता दूं कि आईसीएससी एंड आईएससी के अकॉर्डिंग, आप लोग तो आईएससी माना जाएगा, तो आईएससी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आपका इस पर कराया जाएगा। सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं अकाउंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चैप्टर आगे पीछे उसमें रहता है। बट स्पेशली जो वीडियोस आएगी इस चैनल पे अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की, वो आईएससी वालों के लिए आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और आज की फर्स्ट वीडियो है ये कि, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो आपको अकाउंट्स में प्रॉब्लम होगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली है सिर्फ और सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब क्या है, जैसे अकाउंट्स पढ़ने के लिए आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज आनी चाहिए। हर अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। संस्कृत की है, हिंदी की है, इंग्लिश की, उस तरह अपनी अकाउंट्स की एक लैंग्वेज है। तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको समझ में आना बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें बस वही टर्म्स के बारे में समझेंगे। कॉमन सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टर्म्स है बेटा इसमें ट्रांजैक्शन। क्या है? ट्रांजैक्शन। नॉर्मल ट्रांजैक्शन का मतलब समझते ही होगे, बट सिलेबस में है, आपको दिया है तो बता दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सारे नहीं बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। बाकी हम लोग 11 में पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो उसमें जो टर्म्स आते जाएंगे उसको मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टर्म्स बेटा जी ट्रांजैक्शन। क्या है? ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो हम लोग जब कभी भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब समझते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी से मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक, ये एक्टिविटी हो गई। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जब मैं कोई काम करूँ जिसका पर्पस मेरा क्या हो, पैसा कमाना हो, है ना। स्कूल जा रहा हूँ, मैंने जो स्कूल जिसने ओपन किया है, किसी ने फ्री में ओपन किया है, तो उसका पर्पस नहीं है, वहाँ पे फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन अगर कोई स्कूल ओपन करे और बदले में आपसे फीस लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके पापा ऑफिस जाए काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। लेकिन आप क्रिकेट खेलने का पैसा ले रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस किससे रिलेटेड होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पर क्या होते हैं बेटा जी? वहाँ पर ट्रांजैक्शन होते हैं, जहाँ पर पैसों का लेन देन होता है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अफेक्ट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई? बहुत बेसिक सी चीज़ है। नंबर टू पर है बेटा कैपिटल। क्या है? कैपिटल। अभी कैपिटल क्या होता है? जब सपोज मानो ये है हमारा मिस्टर भोलू। कौन है ये? हमारा मिस्टर भोलू। अब मिस्टर भोलू ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या किया बेटा जी? अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। अगर मिस्टर भोलू ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने में क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो फ्री में स्टार्ट हो जाए? कोई है ऐसा बिजनेस? हो तो सोच के कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, वेट करूंगा। देखो, तो मिस्टर भोलू ने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर भोलू ने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया है। तो रेस्टोरेंट ओपन करने में इसने 5 लाख रुपीज़ लगाए। तो जो 5 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग में लगाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आप अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, उसको स्टार्ट करने में जो पैसा लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? एक वर्ड होता है एडिशनल कैपिटल। क्या होता है एडिशनल कैपिटल? मैंने लिखा है, समझ लो। मान लो बिजनेस आपने स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, आपका साल चलता गया। 1 अक्टूबर को आपको लगा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ और चाहिए, एसी लगा दें, सोचा आपने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ कर दे, तो बीच में आपने और पैसे लगा दिए 2 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए आपने और लगा दिए ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। स्टार्टिंग में जो पैसा लगा कैपिटल, बीच में और पैसे लगा दिए, एडिशनल कैपिटल। क्लियर है, समझ में आया? चलो नंबर थर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है सर? पेंटिंग वाला ड्राइंग? वही नहीं, वो नहीं है। देखो ड्राइंग का मतलब क्या है? देखो ड्राइंग का मतलब होता है बेटा जी कि जब आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में कभी कभी इंसान फॉर पर्सनल यूज़ विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़
विड्रॉ अमाउंट, कोई भी पैसा आप पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालते हो अपने काम के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। या मान लो आपकी जो दुकान है किस चीज़ की है, स्टेशनरी की है। मान लो सपोज आपकी एक शॉप है और वो स्टेशनरी की है, तो स्टेशनरी की शॉप में क्या मिलता है भाई, पेंसिल, रबर, फाइल, शार्पनर, ये सब मिलता है ना। तो आप कुछ काम था पेन, तो आपने पर्सनल यूज़ के लिए 2 पेन निकाल लिए 50-50 रुपये महंगे वाले निकाले, ठीक है। तो 100 रुपीज़ के पेन निकाल लिए, किसके लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। तो आप चाहे बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालो, चाहे गुड्स यानी कि सामान निकालो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप कुछ भी निकाल रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देना हो, इतना कोई काम का तो नहीं है आपकी, ठीक है। समझ में आया तीनों टर्म्स, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, इजी है ना। ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए। बाकी इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा और एक एक लाइन की मीनिंग है। कभी कभी एग्जामिनर 2-2 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी फर्स्ट टर्म में, वो भी एनुअल में तो कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। नंबर 4 पर है बेटा एसेट। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल में हो सकता है कि जो स्कूल ओपन होते ही जो है मिड टर्म होने वाला हो, क्लासेस मार्च में अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी, तो अगर किसी का सिलेबस आगे निकल गया है और अभी वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, अभी स्टार्ट हुआ है, तो उनको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अकाउंट्स क्लास 11th, कॉमर्स क्लास 11th, इकोनॉमिक्स क्लास 11th, तो वो सारे के सारे चैप्टर्स अपलोडेड है। आप जाओ स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो, मेरा ही पढ़ाया हुआ है और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो लास्ट ईयर की वीडियो है, सिलेबस तो चेंज मोस्टली होता नहीं है, 1-2 टॉपिक आगे पीछे होता है, तो आप जाके उससे इजीली पढ़ सकते हो। बाकी इस साल वीडियो आती रहेगी, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई आप जल्दी है किसी को, सिलेबस पीछे है, तो वो जाके वहाँ से भी इजीली पढ़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, ठीक है। अकाउंट्स क्लास 11, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स 3 हो गए, ठीक। तो ड्राइंग का समझ गए। अब आगे देखो बेटा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का मतलब पता है, देखो याद रखना, एसेट्स में एक वर्ड याद रखना, जो मेरा है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो मेरा है, ये एकदम बेहतरीन याद रखो, हमेशा याद रहेगा। मेरा का मतलब यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बिजनेस की हो रही है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना शुरू से कि अकाउंट्स में बिजनेस, ठीक है, और ओनर दोनों कौन है, रहेंगे हमेशा एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेंगे, दोनों की अपनी अलग अलग पहचान रहेगी। पूजा तक अकाउंट्स पढ़ोगे हमेशा याद रखना, ओनर अलग है, बिजनेसमैन, बिजनेस अलग है। मतलब बिजनेस का मतलब, मान लो मेरा कोई फर्म है ना, जो फर्म है, जैसे जियो मान लो, जियो एक कंपनी अलग है, जो मुकेश अंबानी जी जो हैं वो कौन है, अलग है तो उन्हीं की कंपनी, लेकिन हम लोग क्या इनको ट्रेड करते हैं अलग। जियो की अपनी अलग पहचान है, मुकेश अंबानी की अपनी अलग पहचान है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी अकाउंट्स कर पाओगे तो अकाउंट्स में हमेशा के लिए याद रख लो आज शुरुआत में ही कि ओनर अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है, ठीक है। तो एसेट्स यानी कि जो मेरा है। अब जैसे घड़ी है, ये मेरी है यार, ये बिजनेस की नहीं है, लेकिन जो बिजनेस में घड़ी लगी हुई है, जो कि मेरे ऑफिस में लगी हुई है, वो बिजनेस की है। समझ में आई बात। तो एसेट क्या है, जो मेरा है, एनीथिंग, ठीक है, जो सारी चीज़ें बिजनेस की है या बिजनेस में फ्यूचर में प्रॉफिट कमा दे सकती है, वो क्या है, एसेट्स है। अब एसेट कई तरह की होती है, करंट एसेट होती है, फिक्टिटिव एसेट्स होती है ना, लॉन्ग फिक्स एसेट होती है, बहुत सी एसेट्स होती है। तो एसेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी एसेट का मतलब समझ लो, वो सारी चीज़ जो बिजनेस में है वो क्या एसेट्स है। मान लो बिजनेस में ये बोर्ड एसेट्स है, ठीक है, और फ्रिज, कोचिंग में फ्रिज रखी है मेरे, वो एसेट्स है। टेबल है, चेयर है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, एसेट्स है ना। यहाँ तक कि ये मार्कर भी क्या है, एसेट्स है ना। मार्कर क्या है, एसेट्स है। इंक है, एसेट है। अलमारी है कोई भी, एसेट्स है। सब कुछ एसेट है। फर्नीचर जितना भी एसेट है, किसी के हॉस्पिटल में बेड है, एसेट्स है उसका, है ना। कुछ भी सामान है, एनीथिंग, सब कुछ वो क्या है, एसेट्स है। तो जो भी चीज़ बिजनेस का है वो क्या है, एसेट्स है। अब एसेट कुछ दो बता दे रहा हूँ। एक होती है करंट एसेट, बाकी डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट और फिक्स एसेट समझ लो क्या होता है। करंट एसेट और फिक्स एसेट का मतलब होता है कि देखो, फिक्स एसेट की बात करते हैं। फिक्स एसेट हमारी वो एसेट होती है जिसका प्रॉफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिले, मोर देन 1 ईयर। जिसका प्रॉफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। जिसका प्रॉफिट हमें 1 साल से कम के लिए मिले, लेस देन 1 ईयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, करंट एसेट। मतलब सर देखो, जैसे मान लो मैंने ये बोर्ड लिया, क्या ये बोर्ड मेरा 1 साल ज़्यादा के लिए प्रॉफिट देगा,
देगा, तोड़ दे कोई आके वो अलग बात है, नॉर्मली देगा। मैंने एक फ्रिज खरीदी, उसका प्रॉफिट 1 साल ज़्यादा के लिए मिलेगा। मैंने बाइक ली, कार ली, इस सब का प्रॉफिट किसके लिए मिल रहा है? 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है। लेकिन बेटा मैंने ये मार्कर खरीदा, ये क्या है? कितने दिन चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल ज़्यादा नहीं चलेगा ना। तो ये क्या है? करंट एसेट। मैंने इंक खरीदी 1 साल से कम के लिए, तो वो सारी एसेट जिसका प्रॉफिट हमें 1 साल से कम के लिए मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट, और जिसका प्रॉफिट हमें 1 साल ज़्यादा के लिए मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आया? क्लियर है बेटा? रफ करूँ? चलो ठीक है। बाकी और भी एसेट्स होती हैं बट उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अभी खाली हमें बेसिक जानना है कि क्या क्या मतलब है इसका। ठीक, आगे देखो लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी जो बिजनेस का नहीं है, यानी कि जो मेरा नहीं है। जो मेरा है वो एसेट्स, जो मेरा नहीं है वो क्या है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। समझ लो जो बिजनेस का नहीं है। मतलब क्या नहीं है बिजनेस का? मान लो मैंने कोई ऐसा सामान खरीदा जिसमें मैंने उधार लिया, या कोई सामान उधार में लिया चाहे पैसे उधार में लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। मान लो मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने 3 लाख रुपए लगाया, उसमें 3 लाख में मेरा 2 लाख रुपए मेरा खुद का है और 1 लाख रुपए मैंने क्या किया है? उधार लिया है। तो मेरी क्या है? लायबिलिटी है। आज नहीं तो कल तो वापस करना पड़ेगा ना, चाहे दोस्त से लिया हो अपने, चाहे बैंक से लिया हो, किसी से भी लिया हो, पैसा तो वापस करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पैसे वापस करने हैं तो मेरी क्या बेटा जी? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी भी 2 तरह की, एक है करंट लायबिलिटी, CL का मतलब करंट, और एक है फिक्स लायबिलिटी। मतलब फिक्स नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? देखो, करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो मुझे 1 साल के अंदर वापस करना है। किसी से मैंने उधार लिया और मुझे 1 साल के अंदर वापस करना है, करंट लायबिलिटी। किसी से मैंने उधार लिया और जिसका पैसा मुझे 1 साल के बाद वापस करना है, 2 साल, 4 साल, 5 साल में, वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ा जाए, रफ कर दूँ? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट टाइम बेटा हमारा गुड्स। क्या है? गुड्स। अब देखो गुड्स का मतलब वो सारी चीज़ें जो बिज़नेस में यूज़ होती हैं सेल करने के लिए। क्या होती हैं? सेल करने के लिए। जैसे मेरी दुकान है, जैसे मेरी शॉप है, ठीक है, हाँ, एनीथिंग विच आर प्रोड्यूसिंग, जो कि आप बना रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो? उसको सेल करने के पर्पस से किसी से खरीद के ला रहे हो दोबारा बेचने के लिए। अगर मैंने ये मार्कर अपने लिए खरीदा है ना, अपने बिजनेस के लिए खरीदा, ये मेरी एसेट है। लेकिन अगर ये मार्कर मैंने खरीदा है, मैंने ये मार्कर किसी से खरीदा है किसी और को बेचने के लिए, तब क्या हो जाएगा? गुड्स। मतलब जिसमें आप डील करते हो, एनीथिंग, है ना, विच यू इन एनीथिंग इन प्रोडक्ट विच यू आर डीलिंग। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, डीलिंग नहीं, खाली डील लिख लो, जिसमें आप डील कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये है आपकी दुकान। आपकी दुकान में यहाँ पर आप बैठे हुए बेहतरीन, हाँ, कंप्यूटर, ये मेज़ रखी है, यहाँ बैठ के आप लैपटॉप चला रहे हो, बेहतरीन, बहुत मज़ा आ रहा है, बढ़िया। अब यहाँ पर आपके सर पे एक AC लगी है, इससे और हवा लग रही है। यहाँ पर आपने TV लगा रखी है, ठीक है। और आपकी दुकान किस चीज़ की है? आपकी दुकान है मान लेता हूँ आपकी दुकान किस चीज़ की मान लीजिए? फर्नीचर की। तो यहाँ आपने फर्नीचर सारे रखे हुए हैं, हाँ, सोफ़ा बेचते हो आप, बेड बेचते हो, ये सब आपके शॉप में रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो ये आप बेच रहे हो। अब मैं आया आपकी दुकान में, यहाँ से एंटर किया, मैंने बोला भाई मुझे आपकी दुकान में कुछ ख़रीदना है। आपने बोला क्या ख़रीदना है? मैंने कहा बेटा ऐसा है कि आप मुझे ये AC दे दो। क्या दे दो? AC दे दो। क्या दोगे आप मुझे? मुझे अपना लैपटॉप दे दो। दोगे आप मुझे? नहीं दोगे ना। क्यों भाई? क्योंकि ये एसेट्स है। क्या है? ये आपकी एसेट है। लैपटॉप, AC, TV, ये सब क्या आपकी एसेट है। आप बेच क्या रहे हो? आप बेच रहे हो ये फर्नीचर। क्या बेच रहे हो बेटा? फर्नीचर बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? फर्नीचर बेच रहे हो, है ना, जिसमें डील कर रहे हो, तो वो क्या है? आपका गुड्स है। तो कभी कभी डिफरेंस में दिक्कत आ जाती है एसेट और फर्नीचर में। जिसमें आप डील कर रहे हो वो आपका फर्नीचर है, बट ये जो आपका ये जो AC है, TV है, ये क्या है? आपकी एसेट्स है। क्या है? ये आपकी एसेट्स है। समझ में आई बात? इसको हम लोग बोलेंगे गुड्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फन एसेट्स। ठीक है, क्लियर है? तो जिसमें आप डील कर रहे हो, जो आप बेच रहे हो, वो ये थोड़ी है कि मैं कहूँ जिस पे आप बैठे हो वो कुर्सी आप मुझे दे दो। दे दोगे? चेयर दे दो, दोगे? नहीं दोगे ना। तो वो क्या है? वो आपकी एसेट है, वो नहीं बेचने के लिए थोड़ी है भाई। ठीक है, समझ में आई बात? चलो नंबर 7 पे क्या है? परचेज। क्या है? नंबर 7 पे परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है भाई? परचेज का मतलब सिंपल है, जो आप गुड्स खरीदते हो, है ना,
दोबारा जो गुड्स खरीदते हो सामान बनाने के लिए या बेचने के लिए, लेकिन किस पर्पज़ से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब ये नहीं कि मैंने सामान खरीद लिया अपने लिए, खुद के पास एक शर्ट खरीद लिया, अब मैं कहूँ परचेज, नहीं, वो परचेज में नहीं जाएगा। अकाउंट्स में परचेज का मतलब है कि आपने जो गुड्स खरीदे हैं उसको दोबारा बेचने के लिए खरीदे हैं, या फिर उसको खरीद के आप कुछ बनाओगे और फिर उसको बेचोगे, वो क्या हो गया आपका परचेज। सेल्स, भाई जो आपने सामान लिया उसको जो बेचा वो क्या हो गया आपका सेल हो जाएगा। एकदम क्लियर की बात है, इसमें तो कोई खास बात नहीं। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब मैंने कोई सामान खरीदा आपसे और फिर मुझे कुछ उसमें डिफेक्ट लगा या फिर ज़्यादा क्वांटिटी होगी, कुछ भी रीज़न हो गया, तो मैंने उस सामान को वापस कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब जो सामान मैंने बेचा था वो सामान मेरे पास वापस आ गया, भाई कुछ आप लोग ने वापस कर दिए, वो क्या हो गया सेल्स रिटर्न। अब ध्यान से देखो दो टर्म्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स। एक है आपका डेटर्स और एक है बेटा आपका क्रेडिटर्स, ये दोनों का मतलब समझ लो। डेटर का मतलब है जब पैसे लेने हैं, जब पैसे लेनी है, ठीक है। और क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, जब पैसे देने हैं, ठीक है। तो जब पैसा लेना होगा वहाँ पर क्या होगा डेटर्स होगा, और जब पैसा देना होगा वहाँ पर क्या होगा क्रेडिटर्स होगा। मतलब मान लो मैंने सामान खरीद लिया, मैंने किसी से सामान खरीदा, मेरा नाम है आमिर और मैंने राहुल जी से सामान खरीदा, ठीक है। जब आमिर ने राहुल जी से सामान खरीदा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज, ये तो पता आपको। अगर मैंने उससे सामान उधार पे खरीदा, 5000 का मैंने सामान खरीद लिया, है ना, 5000 रुपीज़ का, लेकिन उधार पे लिया, उसको क्या बोलते हैं क्रेडिट पे लिया, तो फ्यूचर में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके पैसे को वापस करना पड़ेगा। तो अब जो मैंने उधार पे लिया, तो राहुल जी मेरे लिए कौन है, क्रेडिटर है। जब मुझे पैसा देना होगा तो वहाँ पर क्या होगा क्रेडिटर। इसका उल्टा, जब मैंने किसी को सामान उधार पे बेचा, अब की बार मैंने बेचा, आमिर ने अब की बार राहुल जी को सामान उधार पे बेचा है, मैंने सेल किया है, और जब मैंने सेल किया है किस पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। अगर उधार पे बेचा है तो मुझे पैसा लेना है, और जब मुझे पैसा लेना है तो राहुल जी मेरे लिए कौन है, डेटर्स। अगर मुझे पैसा देना होता तो राहुल जी मेरे लिए कौन होते, क्रेडिटर्स। तो इस वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, इतने पॉइंट्स क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। इसको रफ कर दूँ, चलो रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से देखो आगे क्या है। हाँ तो बेटा आपका जो अगला टर्म्स है वो क्या है बेटा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, देखो प्रॉफिट आपके चारों में कहीं ना कहीं अटैच है, ये चारों टर्म्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ध्यान समझना। देखो प्रॉफिट का मतलब सीधा सा है कि प्रॉफिट इक्वल टू, मान लो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, टोटल आपने कितना अर्न किया, मान लो आपने 12,000 का अर्न किया और रेवेन्यू आपका था 10,000, सॉरी एक्सपेंस आपका था 10,000, टोटल कितना आया 2,000। डैट मीन्स ये आपका 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। ये आपके साल भर की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले तो प्रॉफिट और इनकम का मतलब समझो, प्रॉफिट और इनकम का। देखो प्रॉफिट और इनकम में क्या फ़र्क है, प्रॉफिट और इनकम। देखो जो प्रॉफिट होगा ना बेटा आपका अकाउंट में, जो प्रॉफिट होगा वो पूरे अकाउंटिंग पीरियड का होगा। अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो मालूम कब का होता है, 1 अप्रैल 2000 मान लो 18 है तो वो कब तक होगा, 31 मार्च 2019 तक। जैसे आप लोग का, हम लोग कैलेंडर ईयर होता है ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उधर अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, ठीक है। तो अगर जो पूरे साल में कितना आपका रेवेन्यू हुआ, कितनी अर्निंग हुई और कितना आपका खर्चा हुआ, उसमें जो भी टोटल आएगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। अगर मान लो यहाँ पे उल्टा हो जाता, लॉस हो जाता है ना, तो देखिए रेवेन्यू कम होता, एक्सपेंस ज़्यादा होता, तो वो क्या हो जाता, आपका लॉस हो जाता। अगर आपका टोटल हुआ तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, लॉस का मतलब क्या है, प्रॉफिट और लॉस का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि पूरे साल भर की बात हो रही है, एक दिन की बात नहीं हो रही है। लेकिन इनकम का मतलब क्या है, इनकम का मतलब है भाई मान लो ये मार्कर कितने का है, 20 रुपीज़ का है। कितने रुपीज़ का है,
20 रुपीज़ का है ना, तो 20 रुपीज़ का है, मैंने किसी को 25 रुपीज़ का बेच दिया, तो बेचा कितने का 25, कितने का था 20, यानी कि इनकम मेरी कितनी होगी 5 रुपये की। मतलब हर एक सामान पे, हर पर डे पे जो होती है वो मेरी क्या होती है, इनकम होती है। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट पूरे साल भर की बात होगी अकाउंट्स में। नॉर्मल कहते हो ना, अरे मैंने बेच दिया मेरा प्रॉफिट हो गया, नहीं, वो प्रॉफिट नहीं है, वो आपकी इनकम है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जब पूरे साल की बात होगी, पूरे कैलेंडर ईयर की, पूरे साल भर में क्या हुआ, तो वहाँ पर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। इनकम वो क्या है, जो आपके एक दिन की, जैसे आपने किसी ने मुझे फीस दी, पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, मुझे किसी ने फीस दी, वो मेरी क्या इनकम है, वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। साल भर का जब मैं चेक करूँगा कि कितना मैंने लगाया, कितना मुझे रिटर्न में आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मैं बोलूँगा प्रॉफिट। क्लियर, समझ गया, प्रॉफिट लॉस इनकम। और लास्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब है कि आपके पास कितना टोटल पैसा आ रहा है। बस मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मान लो ये मेरा मार्कर 20 रुपये का है, कितने का, 20 का है, ये बिका कितने का, 25 रुपीज़ का, क्या हो गया, रेवेन्यू। मान लो 20 रुपीज़ का था, बिका 20 रुपीज़ का, क्या हो गया, रेवेन्यू। 20 रुपीज़ का था, बिका 15 रुपीज़ का, क्या हो गया, रेवेन्यू। मतलब कहने का, चाहे ज़्यादा में बिके चाहे कम में बिके, उससे मतलब नहीं है, टोटल कितना पैसा आ रहा है वो क्या हो गया, रेवेन्यू। टोटल कितना पैसा आ रहा है वो क्या है, रेवेन्यू। अब जो टोटल रेवेन्यू है वहाँ लिख के निकाल सकते हो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, बट रेवेन्यू से इससे मतलब नहीं कि प्रॉफिट में ज़्यादा में, अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी रेवेन्यू, कम आ रहा है तो भी रेवेन्यू, टोटल कितना आ रहा है दिन भर में। ठीक, उसके बाद है बेटा एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का मतलब समझते हो खर्चे। अब दोनों में भारी भरकम कौन लग रहा है बताओ, एक्सपेंस की एक्सपेंडिचर कौन लग रहा है, देख के लग रहा है ना एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं नॉर्मली जो बिजनेस को ऑपरेट करने में चलते हैं, कोई सामान बना रहे हो, एक तरह से आप बोल सकते हो जिसका प्रॉफिट एक साल से कम के लिए होता है, जो खर्चे एक साल से कम के लिए होते हैं, एक साल के लिए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज़्यादा के लिए होता है, जो भारी भरकम खर्चे होते हैं, बिल्डिंग खरीद लिया, प्लांट मशीनरी खरीद लिया, वो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर में जाती है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। ये टर्म्स थे जो आपको समझ में आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो एक बार ज़रूर से रिपीट करना और एक बार अपने से प्रैक्टिस करके देखना, बोल के देखना कि हाँ समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। बाकी प्रैक्टिस करते करते साल भर में आ जाएगा। तो चैप्टर 1 में आपका इतना ही था। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट है। कुछ अगर बुक में देखोगे तो 2-4 टर्म्स आगे पीछे हों तो उसके चक्कर में परेशान मत होना। जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते जाएंगे तो वो सारे टॉपिक भी, वो सारे टर्म्स भी देखते जाएंगे। इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे बहुत से टॉपिक हैं जिसमें उन सबका काम पड़ेगा, मैं बता दूंगा। फिलहाल अकाउंट्स स्टार्ट करने के लिए इतना ज़रूरी है जो मैंने बता दिया। और कोई बच्चे इसका पेपर होने वाला है, कोई सिलेबस आगे पीछे है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लास्ट ईयर का सिलेबस अपलोडेड है, आप जाके वहाँ पे ईजिली अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच।